Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. जैसे ही वांग जी ने विंग का फेस देखा था, वो विंग के साथ फ्लर्टिंग करने लगा था और वांग जी की बातें, उसकी फ्लर्टिंग इतनी ज्यादा शेमलेस थी कि विंग ही कहीं ना कहीं ब्लश होके वहां से भाग चुका था। वांग जी जो गिगल कर रहा था, उसने खुद को संभाला और वो फिर से वो बंगलो एक्सप्लोर करने में लग गया। कुछ देर वो इधर उधर घूमा, देन वो उस साइड जा चुका था जहां उस अल्फा ने पॉइंट करके वांग जी को उसका रूम दिखाया था। वांग जी जो रूम में गया और उसने देखा कि रूम सिंपल है पर बहुत एलिगेंटली डेकोरेट है, बिल्कुल क्लीन है और उसके हिसाब से परफेक्ट है। वांग जी ने कुछ देर रूम भी अच्छे से देखा, देन उसकी नजर बालकनी की तरफ गई। उसने बालकनी का ग्लास डोर ओपन किया और वो बाहर गया। मॉर्निंग का वक्त था, ठंडी हवा और जंगल का व्यू, आसपास का वेदर और एटमॉस्फेयर दोनों बहुत रिफ्रेशिंग और कामिंग थे। वांग जी जो वही खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। आज वो ना सिर्फ एक फ्रेश एयर ले पा रहा था, बल्कि उसे ऐसा फील आ रहा था जैसे लाखों बंदिशों से आज वो आजाद हो गया। एक रैंडम इंसान ने लास्ट मिनट पे आके ना सिर्फ वांग जी की जान बचाई थी, बल्कि सच में जैसे आज वांग जी का रीबर्थ हुआ था। मतलब कहा वो वांग जी था जो अब से सिर्फ 5-6 घंटे पहले ये सोच रहा था कि हाँ, मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, पर कहा आज ये वांग जी है जो ना सिर्फ सुकून की सांस ले रहा है, बल्कि एक अजीब सी सिक्योरिटी फील कर रहा है। पता नहीं विंग में क्या है, पता नहीं क्यों, पर वांग जी को उसकी होपलेस लाइफ में विंग ने एक होप दी है। शायद बाहर जो वर्ड्स वांग जी ने विंग से कहे वो विंग के लिए फ्लर्टिंग हो सकती है, पर नहीं, वांग जी उन वर्ड्स को मीन करता है। सच में जब से विंग ने उसकी लाइफ बचाई, तब से हो गई वांग जी की लाइफ विंग की, और वो सच में विंग के लिए अब कुछ भी करने के लिए रेडी है। वांग जी 10 साल का था जब उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके लगभग 4 से 5 महीने बाद ही उसके फादर ने सेकेंड वेडिंग कर ली और एक स्टेप मदर को घर पे लाए। उस स्टेप मदर का बेटा तब वांग जी से बहुत बड़ा था, 17 या 18 साल का, और तब से वो दोनों वांग जी को बुली करने लगे। वांग जी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। लगभग 11 साल का था वांग जी, तब से उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। पहले वो छोटे मोटे एड्स में एज चाइल्ड एक्टर वर्क करता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी पॉपुलैरिटी और फेम बढ़ने लगी। वो खुद के लिए ये प्रोफेशन नहीं चाहता था, पर वो अपने डैड, अपनी फैमिली के हाथों फोर्स हुआ। देन यही फेम चकाचौंध उसकी लाइफ बन गई, एक मजबूरी की लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली फेम से और मॉडलिंग से उसने ना सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाए, बल्कि उसकी फैमिली को भी उसके करियर से बेनिफिट होने लगा, तो उसकी फैमिली उसे फोर्स करने लगी। और तब से वांग जी को आज तक याद नहीं कि उसने एक रात भी सुकून से सोया होगा। झूठ लगने जैसी बात है, पर कभी कभी वांग जी ने 48 आवर्स से भी ज्यादा नॉन स्टॉप वर्क किया है। उसकी थकान, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल स्टेट, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वांग जी के लिए जहाँ एक तरफ उसकी लाइफ बस वो फेम बन चुकी थी, वही दुनिया के लिए वांग जी की लाइफ बस एक मशीन बन चुकी थी। कितना भी काम करा लो वांग जी से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर वो ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश करता तो उसी की फैमिली उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती थी। और बाद में जब वांग जी करीबन 15 साल का हुआ, तब से वो खुद ही पूरी तरीके से खुद को वर्क में खोने लगा, क्योंकि घर में रहने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। उसका स्टेप ब्रदर उससे हरेस करने लगा, इनअप्रोप्रिएटली उसे टच करना, उसे कुछ भी घिनौना बोल देना, इवन उसके साथ फोर्स करने की तक उसके स्टेप ब्रदर ने कोशिश की। और तब से वांग जी उसके स्टेप ब्रदर से बहुत डरने लगा। इसीलिए वो ज्यादातर वक्त अपना स्टूडियो में ही बिताता था, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट रख पाए। पर वहाँ भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ भी बहुत सारे लोग वांग जी को हरेस करते थे, उसे अजीब नजरों से देखते थे। उनकी आंखों में वांग जी के लिए बहुत कुछ था जो वांग जी समझ भी सकता था, पर उन नजरों से बचता कैसे? ना वो वर्क प्लेस पर सेफ था, ना वो घर में सेफ था। कैसे तो भी उसने खुद को अब तक बचाए रखा, प्योर रखा, इवन जिंदा रखा। पर आज फाइनली वो गिव अप कर चुका था। पर देखो ना, लास्ट मोमेंट पर एक एंजल ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, निकाल लाया वो वांग जी को उस हेल से एक हेवन की तरफ।
हाँ, ये बंगलो एक हेवन ही तो है, जहाँ वांगजी पर कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ वांगजी एटलीस्ट एक रिलीफ की ब्रीथ तो ले पा रहा है। क्यों नहीं सोता वांगजी विंग की बैक पर इतनी सुकून से? क्योंकि विंग ही वो फर्स्ट पर्सन था वांगजी की लाइफ में जिसने उसे कंफर्ट दिया था। वांगजी तभी पूरी तरीके से भूल चुका था कि विंग एक रैंडम पर्सन है, एक थ्रीफ है, एक क्रिमिनल है। वांगजी के लिए तब विंग सिर्फ एक गार्डियन एंजल था। तो हाँ, उसकी वार्मथ में पीसफुली सो गया वांगजी, इसीलिए तो वो उठ नहीं पा रहा था। वो विंग का जितना थैंकफुल है ना, उतना आज तक उसकी लाइफ में कोई नहीं है। वांगजी जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे अपने डोर पर नॉक सुनाई दिया। वांगजी जिसने तुरंत डोर को ओपन किया, सामने विंग था। विंग को देखकर ही वांगजी के फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। विंग जिसने वांगजी की तरफ फूड प्लेट बढ़ा दी। जैसे ही वांगजी ने देखा था, उसके फेस पर जो स्माइल थी वो और भी बड़ी हो गई। विंग ने थोड़ा रूडली वांगजी से कहा, ये तुम्हारे लिए। वो एक्चुअली मुझे रास्ते में कुछ भी अच्छा दिखा नहीं जिसे तुम खा सकते थे, इसीलिए मैंने कार नहीं रोकी। घर आने के बाद मुझे याद आया कि तुमने बोला था कि तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। इसे खा लो और साथ ही ये मेडिसिन ले लेना। तुम्हारा जो ब्लड फ्लो हुआ है उससे बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, तो ये मेडिसिन हेल्प करेगी तुम्हारी रिकवरी के लिए। और हाँ, अपनी रिस्ट पर फिर से बैंडेज कर लेना जब तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ ही मेडिसिन लगा लेना ताकि इन्फेक्शन ना हो और तुम्हारी इंजरी भी जल्दी से हील हो जाए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, एक और बात, मैंने अभी न्यूज़ चेक की, तुम्हारी किडनैपिंग की न्यूज़ फैल चुकी है, इसलिए थोड़ा संभल के। वैसे तुम अपने साथ अपना मोबाइल वगैरह तो नहीं लाए हो ना गलती से, क्योंकि उससे तुम आसानी से ट्रेस हो सकते हो। वांगजी विंग की सारी बातें सुन के सच में आज बहुत अलग फील कर रहा था। उसकी मॉम की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम उसे एक ऐसा पर्सन मिला था जो उसकी जेन्युइनली केयर कर रहा था। हाँ, भले ही विंग की वॉइस रूड थी, पर फिर भी वो वांगजी की केयर जेन्युइनली कर रहा था, वरना इतना डीप किसका ध्यान होता है। विंग ने वांगजी की हर एक बात सुनी थी, इसलिए तो उसे ये भी याद था कि वांगजी ने ये कहा था कि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। वांगजी जिसने अपने उस इंजर्ड हाथ को विंग को शो किया और बिल्कुल पफी फेस से कहा, मैं इसे कैसे होल्ड करूंगा, देखो ना मुझे तो लग चुका है और एक हाथ से इतनी भारी प्लेट में नहीं पकड़ पाऊंगा, तो प्लीज तुम इसे रूम में रख दो ना। विंग ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, जस्ट नोट किया और वांगजी साइड हो गया। विंग जो रूम में एंटर हो चुका था, उसने उस प्लेट को बेड साइड टेबल पर रख दिया और विंग वहां से जाने ही वाला था, तभी वांगजी ने फिर से उसे रोक दिया। विंग जिसने टर्न होकर वांगजी की तरफ देखा, प्लीज अपने हाथ से खाना भी खिला दो ना, एक्चुअली देखो ना मेरी रिस्ट इंजर्ड है, मैं कैसे खाऊंगा इसे। ये सुनते ही विंग ने इरिटेटेड फेस बनाया। तुमने अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट को कट किया है, तुम राइट हैंड का यूज कर सकते हो। ये सुनते ही वांगजी जिसने रिप्लाई किया, इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन की और ये भी नहीं पता कि मैं लेफ्टी हूँ। विंग जिसने इसके आगे कुछ कहना सही ही नहीं समझा और वो बेड पर बैठ गया। वांगजी जो इस बात से हैप्पी हो गया और विंग के सामने बैठ गया। देन विंग जिसने वांगजी को फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया। वांगजी जो विंग के हाथ से खा रहा था और उसकी तरफ स्माइल से देख रहा था। विंग जिसे वांगजी की नजरें कुछ अजीब ही लग रही थी, पर खैर वो कुछ कर नहीं सकता था, उसे बस कैसे भी वांगजी को खाना खिलाकर यहाँ से जाना था। वैसे भी 10 मिनट के उस फैसले ने विंग को एक इरिटेटिंग पर्सन की केयर करने के लिए मजबूर कर दिया था। विंग का ही फैसला था ना कि वो वांगजी को अपने साथ लाएगा, तो अब भुगतना तो विंग को था ही, जो वो एग्जैक्टली कर भी रहा था। खैर, वांगजी का ध्यान खुद के फेस से हटाने के लिए विंग ने वांगजी से क्वेश्चन किया, वैसे खाना क्यों नहीं खाया था तुमने। ये सुनते ही वांगजी ने विंग को आंसर किया, तुम्हें कहा ना मैंने वेडिंग के लिए मना करने की कोशिश की, तो मेरी स्टेप मदर ने पहले मुझे बुरी तरीके से बीट किया और फिर भी जब मैं उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था, तब उन्होंने मुझे एक डार्क रूम में बंद कर दिया था। मुझे वहाँ ना खाना दिया गया ना पानी, ताकि मैं अपनी जिद छोड़ के वेडिंग के लिए रेडी हो जाऊँ। मेरे पास भी कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था मेरी वेडिंग उस बुड्ढे से होना कंफर्म है। चाहे फिर मैं कितना भी अपोज करने की कोशिश करूं, तो हार मान के मैंने हाँ बोल दिया। तब जाकर कहीं मेरी स्टेप मदर ने लास्ट डे इवनिंग को मुझे उस रूम से बाहर निकाला था।
देन उन्होंने मुझे वेडिंग रोब्स दिए और मुझे थ्रेट किया कि मैं मॉर्निंग को उन्हें पहन के रेडी रहूं। इसीलिए तो नाइट को ही मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करूंगा और सुसाइड करूंगा। बट तुम आ गए मेरी गार्डियन एंजल, जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया। और देखो, आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना खा रहा हूँ। तुम्हें मैं जितना थैंक्स बोलूँ ना उतना कम है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। ओके, तो आगे कुछ सोचा है, क्या करना है? ये सुनते ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूजिंगली। क्या मतलब है कि क्या करना है? ये सुनते ही विंग ने आंसर किया, फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोच रहे होगे ना। कितने दिन तक ऐसे छुप के रहने वाले हो? कभी ना कभी तुम्हें दुनिया के सामने जाना ही होगा, कभी ना कभी अपनी फैमिली को फेस करना ही होगा। विंग जो आगे की बात बोल पाता, इससे पहले ही वांग जी ने उसकी बात को कट ऑफ कर दिया था। प्लीज, फिलहाल मैं इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। मुझे एटलीस्ट कुछ दिन, एटलीस्ट कुछ वक्त तो भी बस पीसफुली जीना है। जब से मेरी मदर की डेथ हुई है, मैंने एक दिन भी रिलैक्सिंग ब्रीथ नहीं ली है। एक रात भी मैं सोया नहीं हूँ। हमेशा डरता रहता था, घुटता रहता था। इस बात की टेंशन रहती थी कि न जाने कब मेरा स्टेप ब्रदर मेरे रूम में आ जाएगा और मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। न जाने कब मेरी स्टेप मदर मेरे रूम में आएगी और मुझे बीट करेगी। सुकून से सोना भी चाहूँ तो सो नहीं पाया। इसीलिए तो इतनी टेंशन की सिचुएशन में भी तुम्हारी बैक पर मैं आराम से सो गया। ऑनेस्टली तुम बहुत डिफरेंट लगते हो मुझे। जस्ट देखो ना, कितनी अजीब बात है। एक ओमेगा हूँ मैं, एक मॉडल हूँ, पर आज तक मुझे दुनिया में कभी भी सिक्योरिटी फील नहीं हुई। पर एक क्रिमिनल के साथ मुझे ना सिर्फ मेरा कंफर्ट जोन मिला, बल्कि सिक्योरिटी भी मिली। तुम डिफरेंट हो मेरे लिए, बहुत डिफरेंट हो। एक ऐसा इंसान जिस पर पता नहीं क्यों मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर का फ्यूचर में देखूंगा, बट एटलीस्ट फिलहाल एक सुकून की नींद लेना चाहता हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के। यह सुनकर विंग ने नोट किया। ओके, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। बस इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी तुम्हारा फेस ना देख पाए। वैसे तो इस एरिया में बहुत कम लोग आते हैं, जस्ट ना के बराबर, पर फिर भी अपना ध्यान रखना। वैसे तो मैं यहाँ रहता ही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम सिर्फ मेरी वजह से मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके यहाँ आए हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी उठाऊंगा। सो डोंट वरी, तुम चाहे उतना सो सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं, पर हाँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना प्लीज़। बाकी तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। इस बात पर वांग जी ने नोट किया। वैसे क्या तुम इस पूरे घर में अकेले रहते हो? जैसे ही वांग जी ने ये क्वेश्चन किया था, विंग ने वांग जी की तरफ देखा और नोट किया। हाँ, मैं एक ऑर्फन हूँ और यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। वांग जी, जिसे ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। कितनी अजीब बात है ना, मेरे पास फैमिली होकर भी मैं ऑर्फन हूँ और तुम्हारे पास फैमिली है ही नहीं। तो क्यों ना हम ही एक दूसरे की फैमिली बन जाए। तुम मुझे अपना ओमेगा बना लो, मैं तुम्हें अपना अल्फा बना लेता हूँ। ये सुनते ही विंग ने वांग जी की तरफ डेयर किया था। स्टॉप फ्लर्टिंग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक ओमेगा ऐसी शेमलेस हरकतें करे। सो प्लीज। वांग जी, जिसने गिगल किया, उसे विंग की धमकियों का या उसकी बातों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। उसे तो मजा आ रहा था विंग को इरिटेट करके। विंग जिसने वांग जी को अच्छी तरीके से फीडिंग करा दी थी और वांग जी का टमी भी फुल हो चुका था। देन विंग ने वांग जी को मेडिसिन दी। वांग जी जिसने मेडिसिन भी आड़ा टेढ़ा मुंह करके जैसे तैसे खा ही ली। देन वांग जी ने कहा कि उसे फ्रेश होना है। विंग जिसने नोट किया और वो वहां से जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसे फिर से रोक दिया। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा। वो एक्चुअली, क्या तुमने मेरे कुछ क्लोथ्स भी चुराए हैं? ये सुनते ही विंग जिसने नैरो आई से वांग जी की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना चिंदीचोर हूँ कि किसी रैंडम ओमेगा के क्लोथ चुराऊंगा, या तुम मुझे ठरकी समझते हो? इस बात पर वांग जी स्माइल करने लगा। तो मैं पहनूंगा क्या? ये पूछ रहा था विंग जिसने आई रोल की और वांग जी से कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ लेके आता हूँ। वांग जी ने नोट किया और विंग वहां से जा चुका था। वांग जी जो बाथरूम में चला गया फ्रेश होने।
करीबन 20 मिनट हो गए थे और वांग जी जो बाथरोब पहन के बाहर आया, उसने देखा कि विंग बेड पर क्लोथ्स रख रहा है। विंग ने जैसे ही डोर ओपनिंग की साउंड सुनी थी, उसका भी ध्यान वांग जी की तरफ जा चुका था और जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, वो टोटली फ्रीज हो गया। वांग जी जो सिर्फ बाथरोब में बाहर आया था, उसका बाथरोब जो शॉर्ट था, नीज तक आता था, उसकी लॉन्ग लेग्स क्लियरली नजर आ रही थी। साथ ही वांग जी ने वो बाथरोब ठीक से टाई नहीं किया था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज एरिया, उसकी नेक, शोल्डर का हल्का सा हिस्सा नजर आ रहा था। साथ ही उसके वेट हेयर्स, उसमें से टपकते वाटर ड्रॉप्स, उसका शाइनी फेस, सच में ये एंजल की ब्यूटी कैरी करता है। विंग जिसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, वही वांग जी, वो तो था ही विंग के लिए नॉटी। जैसे ही उसने देखा था कि विंग उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो विंग की तरफ बढ़ने लगा, वही विंग जिसका गला सूख रहा था। 25 इयर्स ओल्ड की लाइफ में आज तक विंग सिर्फ डायमंड, गोल्ड और मनी से ही अट्रैक्ट हुआ है, पर आज पहली बार उसे कोई ओमेगा इतना अट्रैक्टिव लगा है। सच में यार, ये रेयर ब्यूटी है। साथ ही उन सब चीजों में सबसे ज्यादा प्रीशियस और ब्यूटीफुल जिन चीजों को आज तक विंग ने चोरी किया है, विंग जिसके माइंड में अजीब चीजें चलने लगी थी, वही वांग जी जो विंग के सामने अपने कदमों को रोक चुका था। उसने अपना हाथ आगे किया और विंग की आइज के सामने वेब किया। अब जाकर कहीं विंग अपने होश में आया था। उसने वांग जी को एक लुक दिया। वांग जी जिसके फेस पर नॉटी स्माइल थी। क्या हुआ अल्फा, अपने ओमेगा की ब्यूटी से इम्प्रेस हो रहे हो? विंग जिसने खुद को संभाला आई रोल की। शट अप, चुपचाप ये क्लोथ्स लो और चेंज करो। और हाँ, ये भूलो मत कि ये भी एक अल्फा का घर है और मैं एक अल्फा हूँ। शर्म नहीं आती ऐसे घूमते हुए? ये सुनते ही वांग जी जो गीगल करने लगा। क्या बात है अल्फा, मुझे देखकर तुम्हारी सांसें सूख रही है तो एक्सेप्ट कर लो ना कि हूँ मैं ब्यूटीफुल। और रही बात ऐसे घूमने की, तो भूलो मत ये मेरा रूम है जो तुम्हें मुझे दिया है, तो अपने रूम में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ रुके हो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें रोका है। विंग जो समझ चुका था कि वांग जी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत अपने थ्रोट को क्लीन किया और खुद को थोड़ा कोल्ड दिखाने का एक्ट किया। ओके, ये पहन लो, मैं रूम में जा रहा हूँ। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और डोर की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ाया ही था, तभी वांग जी ने उसके हाथ के रिस्ट को होल्ड कर लिया। विंग जो रुक गया और उसने वांग जी की तरफ देखा। ओके, तंग नहीं करूँगा, पर प्लीज़ कुछ देर रुक जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ, मेरी इंजरी को बैंडेज कर दो। इस बात पर विंग ने नोट किया और वो वही साइड में बेड पर बैठ गया। वांग जी जिसने अपने क्लोथ्स उतारे और वो सीधा बाथरूम की तरफ फिर से जा चुका था। कुछ देर बाद उसने चेंज किया और वो बाहर आया। विंग जो फिर से खुद को रोक नहीं पाया और वांग जी की तरफ देखने लगा। लगभग सिमिलर सी सिचुएशन थी, बस वांग जी ने अब विंग के क्लोथ्स पहन लिए थे जो उसकी बॉडी पर ओवर थे, पर फिर भी वो क्यूट लग रहा था। विंग जिसने फिर से खुद को होश में लाया, वही वांग जी जो विंग के सामने बैठ चुका था। विंग ने वांग जी की वो वेट हो चुकी बैंडेज को हटाया। देन उसने वांग जी के रिस्ट पर जो डीप कट था उसे एक बार ठीक से देखा। देन उसे मेडिसिन लगाई और अच्छे से उसे बैंडेज कर दिया। वांग जी की बैंडेज कंप्लीट हो चुकी थी, पर विंग जिसने ऑलरेडी देख लिया था कि ऑब्वियसली वो शर्ट बहुत ज्यादा ओवरसाइज है वांग जी की बॉडी पर, तो उसकी इंजरी को हर्ट ना हो इसलिए उसने उन शर्ट की स्लीव्स को पीछे की तरफ फोल्ड करना स्टार्ट किया। विंग ने जस्ट उस शर्ट की स्लीव्स के 3 या 4 ही फोल्ड किए थे, तभी उसे वांग जी की बॉडी पर इंजरीज नजर आने लगी और विंग जो उन इंजरीज को देखने लगा, उसने जस्ट हल्के से उसे टच किया तो वांग जी जिसका ध्यान नहीं था उस तरफ, वो अचानक फ्लिंच करके उठा और उसके मुंह से एक पेनफुल वॉइस निकल गई। विंग जिसने तुरंत उस इंजरी से अपना वो हल्का सा हाथ भी हटा लिया और वांग जी की तरफ देखा जिसके आंखों में हल्के से आंसू तक आ चुके थे। विंग जिसे सच में वांग जी के लिए बहुत बुरा फील हुआ। वही वांग जी जिसने तुरंत विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था और वो उस इंजरी को कवर करने की कोशिश कर रहा था। ये जैसे ही विंग ने देखा, उसने वांग जी को रोक दिया। वांग जी जिसने विंग की तरफ नजर डाली, इट्स ओके, मैं इसे भी ठीक से ट्रीट कर देता हूँ। ये सुनते ही वांग जी ने तुरंत अपना हाथ फिर से पीछे खींच लिया और मना कर दिया। विंग जिसे ये अजीब लगा,
अरे मैं कर देता हूँ इसे बैंडेज, वरना तो ये और भी ज्यादा दर्द होगा, फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी जिसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि सच में वो इमोशनल था, उसे रोना आ रहा था, एक तो उसे दर्द होने लगा था और वो विंग को वो इंजरीज दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रिप्लाई किया, नहीं मैं कर लूंगा, तुम मत देखो, ये अगली है। विंग जिसे ये अजीब लगा, व्हाट डू यू मीन, इंजरीज अगली नहीं होती, और तुमने कौन सा खुद को जबरदस्ती ये लगवाया है, तो इट्स ओके। वांग जी जिसने बिल्कुल स्ट्रेटली विंग को रिप्लाई किया, मैं नहीं चाहता कि मेरा क्रश मेरी बॉडी पर ये अगली इंजरीज देखे, इसलिए तुम रहने दो, मैं इसे ट्रीट कर लूंगा, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगी। विंग जिसने इस बात पर आई रोल की, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग खराब है तुम्हारा, ये बकवास बातें बंद करो और दिखाओ मुझे, अगर ये ज़्यादा चोट होगी तो इसे तुरंत ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है, और अपनी बकवास बंद करो, अभी भी तुम्हें फ्लर्ट करना है मेरे साथ, लाइक सीरियसली। इस बात पर वांग जी ने रिप्लाई किया था, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी करूंगा, इवन आगे भी बहुत कुछ करूंगा, तुमसे कहा ना मैंने, तुम्हें इम्प्रेस तो मैं जरूर करूंगा। इस बात पर विंग ने डीप ब्रीथ ली थी, इन योर ड्रीम्स। वांग जी ने तुरंत रिप्लाई किया, जब से तुम मिले हो ना, तब से मुझे लगता है कि मेरे सारे ड्रीम्स जरूर कंप्लीट होंगे, तुम मेरी होपलेस लाइफ के होप हो, तुम मेरे गार्डियन एंजल हो, मेरा क्रश हो, मेरा प्यार हो, तो हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। विंग ने आगे कुछ आर्ग्यू की नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी हर बात पे उसे कुछ ना कुछ ऐसा ही आंसर करेगा जो विंग को इरिटेट कर देगा, इसलिए उसने जस्ट वांग जी की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, अब हो गया होगा तो मैं ट्रीट कर लूँ इसे। वांग जी जो अब सीरियस हो गया था, उसने विंग को आंसर किया, विंग ये सिर्फ मेरे हाथ पर नहीं है, मेरी ऑल ओवर बॉडी पर है, सो प्लीज जस्ट लीव इट, जाओ और रेस्ट करो, मैं रख लूंगा खुद का ख्याल। विंग जो ये सुन के थोड़ा टेंस हो चुका था, क्योंकि अगर सच में ये इंजरीज बहुत ज्यादा है तो वांग जी को हार्म हो सकता है, फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो विंग ऑब्वियसली नहीं चाहता, इसलिए उसने वांग जी से कहा, ओ तो अब शर्म आ रही है अपने ही क्रश से, कम ऑन, मुझे अब देखनी है तुम्हारी बॉडी भी और तुम्हारी इंजरी भी, तो दिखाओ ये चोटें। वांग जी जो मना करने ही वाला था, तभी विंग ने उसे एक डेयर किया, आई सेड दिखाओ। वांग जी जिसने नोट किया और उसने अपनी शर्ट की बटन्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद ही वांग जी की पूरी शर्ट अनबटन थी और विंग जो उन इंजरीज को देख रहा था, सच में वो इंजरीज बहुत ज्यादा डीप थी, उसकी ऑल ओवर बॉडी पर रेड पर्पल मार्क्स हो चुके थे, जैसे उसे किसी रॉड या किसी हैवी चीज से बहुत ज्यादा बीट किया गया हो। ऑब्वियसली वांग जी एक ओमेगा था और विंग भी अपनी लिमिट्स जानता था, इसलिए उसने वांग जी ने जब शर्ट निकाली थी तब अपने फेस को टर्न कर लिया था और वांग जी से कहा था कि वो अपना फ्रंट एरिया कवर कर ले, और वांग जी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। विंग जस्ट उसके दोनों हाथों पर, शोल्डर पर, इवन बैक पर जो इंजरीज थी वही देख रहा था, और उन्हीं को देखकर विंग को सच में बहुत बुरा लगा था। सच में यार कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। खैर विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और उसने अब सीधा फर्स्ट एड किट निकाला था, उसने उन सारी इंजरीज पर मेडिसिन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। वही वांग जी, उसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इवन उसने अपने एक हाथ से विंग की हाथ की रिस्ट को टाइटली होल्ड कर लिया था और उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अनकॉन्शियसली ही अपनी आईज क्लोज कर चुका था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। इवन उसने अपने हाथ में जो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था उसमें उसके नेल्स गड़ रहे थे, वो जस्ट जैसे तैसे उस पेन को बियर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी हो नहीं रहा था उससे, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन लगेगी तो वो चोटें थोड़ी बहुत तो जलेगी, पेन करेगी, और वो चोटें इतनी ज्यादा थी कि वांग जी की बॉडी में एक्सट्रीम पेन होने लगा था। विंग जिसने जब देखा कि वांग जी से वो सारा दर्द सहा नहीं जा रहा, वो जो वांग जी के सामने बैठा हुआ था उसने वांग जी के हेड को थोड़ा टैप किया ताकि वांग जी थोड़ा कंसोल हो सके, पर वांग जी जिससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था उसने अनकॉन्शियसली विंग को डायरेक्टली हग कर लिया। मतलब वो आमने सामने बैठे थे तो वांग जी डायरेक्टली विंग के पास आकर उसे टाइटली होल्ड कर चुका था। विंग जिसने जस्ट एक डीप ब्रीथ ली, उसने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा, इवन उसने वांग जी से खुद को दूर भी नहीं किया, उसने जस्ट वांग जी के हेयर्स को आगे किया और वो वैसे ही विंग की मतलब
वांग जी की बैक पर भी अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करने लगा। वांग जी जो विंग की बैक को स्क्रैच कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसे दर्द हो रहा था, वही वांग जी जो ये सब कुछ अनकॉन्शियसली कर रहा था। उसका इंटेंशन नहीं था विंग को हर्ट करने का, पर वो भी अपने दर्द को सह नहीं पा रहा था और फिलहाल वो दर्द में ही इतना था कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। विंग जिसने धीरे धीरे जैसे तैसे वांग जी की पूरी बैक पर वो मेडिसिन अप्लाई कर दी थी, जहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने जैसी इंजरी थी, विंग ने उसे अच्छे से बैंडेज भी कर दिया था। वांग जी जो रोने लगा था डायरेक्टली क्योंकि उससे वो दर्द सहा ही नहीं जा रहा था। विंग जिसने सब कुछ फिनिश करने के बाद वांग जी को कुछ देर तक वैसे ही रहने दिया अपने पास। वो अपने स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा क्योंकि वो जानता था वो खुद एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा है, तो उसके फेरोमोन्स एक ओमेगा को आसानी से काम कर सकते हैं। धीरे धीरे वांग जी जो उन फेरोमोन्स के चलते, विंग के वार्मथ के चलते शांत हो भी गया। देन उसने खुद की सिचुएशन रियलाइज की और फाइनली एक डीप ब्रीथ ली। वो लोटस फेरोमोन्स सच में बहुत कामिंग थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो फर्स्ट अल्फा जिसके पास वांग जी गया और वांग जी को उसके फेरोमोन्स बिल्कुल भी इरिटेटिंग और डिस्गस्टिंग नहीं लगे, जिसके फेरोमोन्स ने फाइनली वांग जी को काम कर दिया था। वो फर्स्ट इंसान वांग जी की लाइफ में विंग ही था। वांग जी जो विंग से दूर हुआ और ऑब्वियसली फिलहाल वांग जी अभी भी इतने अपने होश में नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसने जो शर्ट होल्ड करके रखी थी अपनी फ्रंट बॉडी को कवर करने के लिए, वो उसके हाथ से छूट गई थी और वो नीचे गिर गई। विंग जिसने तुरंत अपनी आईज क्लोज कर ली थी और वांग जी जो ये देखकर स्माइल कर चुका था। सच में ये अल्फा बहुत ज्यादा अच्छा है। वांग जी जिसने उस शर्ट को कवर तो नहीं किया पर विंग से कहा, विंग मेरी फ्रंट बॉडी पर भी इंजरीज है, अगर हील कर ही रहे हो तो पूरी तरीके से ही करो। ये सुनते ही विंग जिसने वांग जी की तरफ वैसे ही क्लोज आइज से मेडिसिन बढ़ा दी। वांग जी प्लीज बी इन योर लिमिट्स, इसे लो और चाहे तो मिरर में देख के खुद को ट्रीट कर लो, अपनी शर्ट पहन लेना और हाँ बाद में रेस्ट करना। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से उठ चुका था, वो जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसका हाथ होल्ड कर लिया और उसे फिर से अपनी तरफ पुल कर लिया था। विंग जो अचानक पुल होने से डिसबैलेंस हो गया था और बेड पर बैठ गया। वांग जी को ये देखकर सच में अच्छा लगा कि विंग ने अभी तक अपनी आईज क्लोज रखी थी। ओके फाइन, मेरी जस्ट नेक और टमी पे मेडिसिन अप्लाई कर दो, बाकी मैं कर लूँगा, और साथ ही मेरे पैरों पर भी थोड़ी इंजरीज है, वहाँ भी बाद में मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वांग जी की इस बात पर विंग ने नोट किया और उसने वांग जी से कहा कि वो उस शर्ट से खुद को पहले कवर करे। वांग जी ने नोट किया और उस शर्ट से खुद को थोड़ा कवर किया। देन विंग ने अपनी आईज ओपन की। वांग जी के शोल्डर पर, उसके टमी पर भी बहुत सारे मार्क्स थे। विंग ने वहाँ भी थोड़ा हेजिटेडली मेडिसिन अप्लाई की। उसे अजीब लग रहा था। वांग जी की बॉडी बहुत सॉफ्ट थी और बिल्कुल वाइट थी और उस बॉडी पर वैसे मार्क्स जिन्हें देखकर विंग को ही बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था। बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब अगर वांग जी की स्टेप मदर उसके सामने होती ना, विंग उसकी मुंडी को ही मरोड़ देता, एक ही झटके में काम तमाम। पर खैर ये सब वो फ्यूचर में भी कर सकता है। उसे फिलहाल वांग जी की केयर करनी थी जो उसने की। उसने वांग जी के टमी पर, देन उसके लेग्स पर भी मेडिसिन अप्लाई की। देन उसने वही मेडिसिन वांग जी को पकड़ा दी ताकि वो अपने ब्रेस्ट एरिया और बाकी जगह मेडिसिन अप्लाई कर ले। वांग जी ने भी वो मेडिसिन ले ली और वो बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो मेडिसिन अप्लाई करके बाहर आया। उसने अब वो शर्ट पहन ली थी। देन विंग जो वो सारा मेस क्लीन करने के बाद वांग जी को बेड पर सुला चुका था, उसने वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट कवर कर दी और साथ ही कर्टन्स भी लगा लिए क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग का वक्त था और अभी सनलाइट इस रूम में आना स्टार्ट हुआ था, तो वांग जी सो नहीं पाएगा ठीक से। जैसे ही कर्टन्स क्लोज हुए, रूम में डार्कनेस फैल गई। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, विंग ने वो प्लेट्स वगैरह उठाई और वांग जी को एक नज़र देखा। रेस्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं ऊपर ही हूँ अपने रूम में। वांग जी जिसने नोट किया, लिसन मैंने मोबाइल नहीं लाया, सो डोंट वरी, हमें कोई भी कैच नहीं कर पाएगा। वांग जी की ये बात सुनकर विंग ने जस्ट नोट किया और वो उस रूम को लॉक करके फाइनली बाहर जा चुका था। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी, विंग के बारे में ही वो सोच रहा था और सोचते सोचते ही फाइनली वो सो चुका था। एग्जैक्टली कितना वक्त बीता था ये तो पता नहीं, पर धीरे धीरे वांग जी अपनी आईज ओपन कर रहा था।
रूम में अभी भी पूरी तरीके से डार्कनेस थी। वांग जी जो उठा और उसे सच में अब रिफ्रेश फील हो रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था उसे। मेडिसिन की वजह से उसकी बॉडी में और इंजरीज में अब पेन भी नहीं था। वो उठा और उसने रूम के कर्टन्स ऑन कर दिए। उसने देखा कि बाहर ऑलरेडी डार्कनेस हो चुकी है, मतलब नाइट हो चुकी है। उसने वॉल क्लॉक की तरफ नजर डाली तो देखा कि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। करीबन वो 12 घंटे से ज्यादा सो चुका है। लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद वो जब से मैच्योर हुआ था इतनी देर तक इतना पीसफुली सोया था। उसने खुद को फ्रेश किया और वो बाहर आया। देन सीधा वो रूम का डोर ओपन करके बाहर जा चुका था हॉल में विंग के लिए। ऑब्वियसली उसे अब विंग के साथ बातें करनी थी, उसे देखना था वही विंग जो किचन में था। और उस तरफ वांग जी की नजर बहुत जल्द जा चुकी थी। वो भी किचन में पहुंच गया और जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा उसने वांग जी से पूछा कि क्या वो ठीक फील कर रहा है। वांग जी जिसने नोट किया, विंग जिसने वांग जी को एक एप्पल पकड़ा दिया, ये खाओ तब तक मैं डिनर बना देता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस थोड़ा ही बचा है। वांग जी जिसने नोट किया और विंग से पूछा कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए तो विंग ने मना कर दिया। वांग जी जो किचन काउंटर पर ही बैठ गया, विंग के साथ बातें भी कर रहा था और विंग अपना काम कर रहा था। ज्यादातर बकबक वांग जी ही कर रहा था, विंग जो बस वांग जी की बातों को सुन रहा था। कुछ ही देर बाद डिनर प्रिपेयर हो चुका था तो वांग जी और विंग दोनों ने मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर सेट किया और वो दोनों अपना अपना फूड एंजॉय करने लगे। वांग जी जिसने विंग को देखा और हैप्पीली कहा, सच में मैं हूँ तो बहुत लकी। ये सुनकर विंग जो अपना डिनर कर रहा था उसने वांग जी की तरफ देखा थोड़ा कंफ्यूजिंगली। वांग जी जिसने स्माइल के साथ आंसर किया, देखो ना मेरा अल्फा कितना डिलीशियस फूड बनाता है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। विंग ने इस बात पर जस्ट आई रोल की थी। वही वांग जी जो खाना भी खा रहा था और बात बात पे विंग की तारीफ कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। विंग जो बस सुन रहा था और चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। उसने वांग जी को आंसर करना ही बंद कर दिया था और ना ही वो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि सच में वांग जी बहुत शेमलेस है यार, कुछ भी बोल देता है। इवन वो विंग पर ऐसे हक जता रहा है जैसे उनकी शादी हो ही चुकी है। पर खैर ठीक है ना यार, वैसे भी अब तक जितना विंग ने वांग जी की लाइफ के बारे में उससे जाना है उस हिसाब से वांग जी का फिलहाल ऐसे बिहेव करना शायद सही ही है। इससे वो खुश रहेगा और धीरे धीरे वो सारी मेमोरीज भूल जाएगा जो उसकी लाइफ में पेनफुल है। उन्होंने डिनर कंप्लीट किया और विंग और वांग जी ने मिलकर बाकी क्लीनिंग की। क्लीनिंग कंप्लीट होने पर वांग जी जिसने विंग से कहा, मैं सोने तो नहीं वाला अब, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नींद नहीं आई, तो क्या करे। ये सुनते ही विंग ने वांग जी को आंसर किया, मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। वीडियो गेम खेलने होंगे तो वो खेल लो, या फिर टीवी देख सकते हो, नहीं तो मेरा मोबाइल यूज़ कर लो, वो भी नहीं तो बुक रीड कर सकते हो, या फिर तुम्हें जो चाहिए वो कुछ भी कर सकते हो। वांग जी जो इस बात पर मान गया, ओके तो हम दोनों मूवी देखेंगे। ये सुनते ही विंग ने वांग जी को आंसर किया, हम दोनों नहीं सिर्फ तुम। वांग जी जिसने तुरंत रिप्लाई किया था, मैंने कहा हम दोनों तो हम दोनों, मुझे देखनी है तो तुम्हें भी देखनी होगी। विंग जो मना कर रहा था, वांग जी जो बिल्कुल नहीं माना, वो विंग को खींचते घसीटते लिविंग हॉल में ला चुका था और उसने मूवी लगा दी। वो खुद विंग के साइड में ही बैठ गया और दोनों भी मूवी देखने लगे। देखा जाए तो वांग जी देख रहा था, विंग तो कुछ देर बाद ही सो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो थका हुआ था। वांग जी दिन भर सोया था, विंग अपने काम ही कर रहा था। वांग जी जिसने देखा कि विंग सो चुका है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन उसने विंग के हेड के नीचे पिलो सेट किया और वो खुद विंग शोल्डर पर जाकर सो चुका था। उसने विंग को होल्ड कर लिया और वो मूवी देख रहा था और न जाने कब मूवी देखते देखते वो भी वही सो गया। सो इनफ फॉर टुडे। सोचा था 2 शॉट पर आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।